हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपन ईपीएफओ हिस्ट्री के पीवाईक्यू। देखते हैं हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से आते हैं, इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस पीडीएफ में एक सेकेंड, इस पीडीएफ में 2012 से 2023 तक के ईपीएफओ के हिस्ट्री के पीवाईक्यू हैं। जितने भी पूछे गए वो सारे लगभग इसमें हैं। और दूसरी चीज़ बता दूं कि ईपीएफओ में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? एक तो लूसेंट इसको पढ़ सकते हैं। लूसेंट के अलावा स्पेक्ट्रम में जो पीछे चैप्टर दिए हुए हैं जिसमें संवैधानिक विकास है, पत्रिकाएं हैं, कौन सी बुक किसने लिखी, कौन सी पत्रिका किसने लिखी, और दूसरी चीज इस पत्रिका को कब लिखा, कांग्रेस के अधिवेशन है, और जो गवर्नर जनरल के बारे में है कि ये गवर्नर जनरल क्या क्या कार्य किया, कब कौन सा कार्य किया, ये सारी चीजें स्पेक्ट्रम में पीछे दी हुई है चार्ट में समरी बना के पीछे कुछ चैप्टर में। तो उनको अच्छे से याद करके जाना होगा, क्योंकि अभी देखते चलिएगा तो पूरे क्वेश्चन एकदम फैक्चुअल है। कॉन्सेप्ट बेस्ड में बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी सारे लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये चीजें हो गई। तब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन 2023 का है। इस निम्नलिखित में से किस एक को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उपबंध नहीं किया गया था? पहले इसको हाईलाइट कर लेना है कि नहीं पूछा है। हाँ, तो क्या क्या नहीं किया गया था है। इसने युद्ध और शांति से संबंधित मामलों में, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी से सर्वोपरि बनाया गया था। ये तो हमको पता है कि बंगाल को बॉम्बे और मद्रास से सर्वोपरि बना दिया गया था, मतलब बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के अधीन ला दिया गया था। ये हमने पढ़ा है स्पेक्ट्रा में भी और लूसेंट में भी दिया ठीक से, तो ये सही है। गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल की पदाधिवधि 5 वर्ष की नियत की गई थी। चलिए, ये हो सकता है सही हो या फिर गलत भी हो। आगे देखते हैं। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस स्थापित किया गया था। ये तो सबको पता है, जग जाहिर है ये। तो ये दोनों सही हो गया। तीसरा क्या है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकार को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो ये ऐसा नहीं है। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी वो मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के उत्तराधिकार को नियुक्त नहीं करती थी। ये गलत है, ये इसका सही है। 5 वर्ष ही कार्यकाल नियत किया गया था, तो इसको याद रखना है। और ये याद रखना है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को इनके अधीन ला दिया था। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो उत्तराधिकार में आ गया है कि उसके कुछ भी नियुक्ति करना है तो वो भी वही नियुक्त करेंगे, ऐसा नहीं था। ये गलत है, बाकी सब सही है। ये सब सही है। बाकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें आंसर वगैरह सारा एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्ञानपीठ_CSC, या फिर इसे स्कैन कर लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो संवैधानिक विकास वाले हैं अधिनियम, जिसमें 1773 से 1947 तक के अधिनियम है, वहां से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये 2023 में 2 क्वेश्चन आ गए, एक 73 वाला भी पूछ लिया, एक 35 वाला भी पूछ लिया, और दोनों में पूछा है सही नहीं है। इसको देखते चलना है। अब इसका पढ़ते हैं क्या है। यह गोलमेज परिषदों का परिणाम था। ये तो सही बात है ना, क्योंकि गोलमेज हुआ था, कब हुआ था? 1932 में, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया था, फिर गोलमेज में गए थे, द्वितीय गोलमेज बैठक में। तो ये सब पता है। तो इसका परिणाम था। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना के उपबंध किया गया था। ठीक है, देखते हैं। और इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत के सरकार के ऊपर बना दिया गया था। कितना एक्सट्रीम टाइप का लग रहा है। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध समाविष्ट किया गया था। तो ये तो सही है ना। उसमें जो प्रांतीय स्वायत्तता थी वो किया गया था, क्योंकि 1919 के अधिनियम में प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी। फिर उसके बाद 1935 अधिनियम में ये प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था हटा दी गई थी। तो ये उपबंध हम सबको पता है, ये दोनों सही है। अब गलत ढूंढना है। तो ये इसमें क्या है? ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना का उपबंध किया गया था, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार। तो हम लोगों को ये पता है कि इसमें संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यही तो बोल रहा है ऑल इंडिया फेडरेशन। फेडरेशन मतलब संघ ही तो होता है। संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि लागू नहीं हो पाया था, लेकिन किया गया था। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? ये वाला। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार के ऊपर बनाया था, ऐसा नहीं था। एक सेकंड, इसको मिटा के देख लेते हैं। इसमें गलत कौन सा? ये वाला। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्राधिकार को भारत सरकार के ऊपर बनाया गया था, ये गलत है।
ये सही नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब जिसको नहीं पता है वो सीधा छोड़ दे, इस तरह क्वेश्चन में कोई वो नहीं कर सकते। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की साथी थी, चेन्नम्मा की साथी थी, कौन थी, जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई किया। मतलब रानी चेन्नम्मा की साथी थी, और रानी चेन्नम्मा को जब बंदी बना लिया तो उसने लड़ाई किया था। तो कौन थी वो? रैन्ना थी। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप पढ़िए। वैसे ये क्वेश्चन मिलेगा लूसेंट में, स्पेक्ट्रम में भी मिलना मुश्किल है। इस तरह के क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं, अगर नहीं आता है तो फजूल का खेलने वाला कोई काम नहीं है। हिस्ट्री थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फैक्चुअल आती है। अब आगे देखते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन की बात पूछा है। कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहला क्या है, लाहौर अधिवेशन 1919, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, हम लोग को पता ही है। कलकत्ता अधिवेशन 1911, इसके अध्यक्ष कौन थे? बीसन नारायण दूर। ये स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा, पीछे सब चार्ट बना हुआ है। कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। और ये भी याद रखना, अभी ये उसने पूछा अध्यक्ष कौन है, और दूसरा पूछ सकता है कि कौन सा अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन कौन सा अधिवेशन है, ये पूछ सकता है। और तीसरी चीज क्या पूछेगा, कहाँ हुआ। जैसे हालांकि इसमें तो नाम लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूछेगा कांग्रेस का 1919 वाला अधिवेशन कहाँ हुआ, ऐसा सारणी बना के पूछ सकता है। तो इनको याद रखना अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बीसन नारायण दर। बांकीपुर अधिवेशन 1912 के अध्यक्ष कौन थे? रघुनाथ सिंह। मद्रास अधिवेशन 1914 के अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बोस थे। इसका आंसर क्या है? ये एक का एक, बी का 3, ये ए नंबर। अब आगे देखते हैं, किसने नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल की शुरू किया था? किसने शुरू किया था? बीएस मुंजे ने। अब ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या बता दें। बीएस मुंजे ने शुरू किया था, कब शुरू किया था ये याद रख लीजिएगा, 1937 में शुरू किया था, बस इसको याद रखना, 1937। बाकी ये पीडीएफ मिलेगी तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप एक बार इसको देख बस लीजिए। अब आगे देखते हैं, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पूछा है। पंडित मदन मोहन मालवीय से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहली घटना से शुरू करते हुए कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सी पहले हुई है। तो मैं इसका ईयर लिख दिया हूँ इसमें, एक्चुअली मेरे को भी ये ईयर याद नहीं थे। तो इलाहाबाद हिंदू कोडिंग हाउस कब थी? 1889 में। इसका ईयर ये हुआ था 1889 में, सबसे पहले यही हुआ था। फिर कौन सी थी? अंग्रेजी अखबार द लीडर, ये पूछ सकता है कभी भी। किसकी है? मदन मोहन मालवीय जी की। कब लिखी गई थी? 1909 में। ये दो तीन ये चीज़ें याद रखनी, ये पूछ सकता है। अब कांग्रेस राष्ट्रीय दल, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी की रचना कब हुई थी? तो इसको याद रखना कब हुई थी, 1918 में, कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी, ये भी पूछ सकता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। तो इसका आंसर क्या हुआ? सबसे पहले ये आएगा 4, 1889, फिर 1909, फिर 16, फिर 18, मतलब 4, 3, 1, 2, ये इसका आंसर हो गया। ये भी काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, जिसको नहीं याद है वो तो कैसे ही सही हो पाएगा। अब आगे देखते हैं, 1881 में पारित प्रथम भारतीय कारखाना अधिनियम मुख्यतः किसके संबंध में था? तो यह अधिनियम मुख्यतः बाल श्रम के विषय में था, जिसमें कहा गया था कि कितने 14 से जो अधिक 14 से कम वर्ष के बालक है वो कार्य नहीं कर सकते, और जो 14 से 18 वर्ष के बालक है वो दिन में 9 घंटे ही कार्य कर सकते हैं, जिसमें एक दिन की मंथली छुट्टी, वो वीक में एक दिन की छुट्टी भी मिलेगी। ये सब इसी अधिनियम में पहली बार पारित किया गया था। तो ये मुख्यतः बाल श्रम के लिए था। और जो अभी हम लेबर लॉ से संबंधित पढ़ेंगे ना, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। लेबर लॉ में तो ये अधिनियम पूछा भी एक बार, एक नहीं 2-3 बार पूछा है, तो उसको जब लेबर लॉ देखेंगे तो फिर से देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज INA कहाँ गठित किया गया था? ये तो सबको पता है यार, क्या सिंगापुर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले मोहनदास करके थे, फिर दूसरा सुभाष चंद्र बोस थे, CSB सुभाष चंद्र बोस, ये तो सबको पता है। अब आगे देखते हैं, 1927 में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्केनहेड ने भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश सरकार के बीच संबंध की जांच करने और भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों के अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए 3 सदस्यीय समिति का नियुक्त किया गया था। इस समिति में कौन कौन सदस्य थे? मतलब इसमें पूछा कौन सदस्य नहीं थे,
ये 3 सदस्य समिति में कौन सदस्य नहीं थे? तो इसमें कौन से सदस्य नहीं थे? तो इसका आंसर है एजे विल्सन। एजे विल्सन सदस्य नहीं थे, बाकी ये तीनों सदस्य थे। हरकोर्ट बटलर, इसे बटलर समिति भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसके अध्यक्ष यही थे, इसे बटलर समिति भी कहा जाता है। बटलर समिति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ते हैं कि भारतीय रजवाड़ों और ब्रिटिश भारत के बीच विद्यमान आर्थिक संबंधों के अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक समायोजन हेतु सुझाव देने के लिए। इतना नहीं पता, अगर डायरेक्ट पूछला बटलर समिति में कौन कौन थे तो पता होता। ये तीनों थे बटलर समिति में, एजे विल्सन नहीं थे, ये नहीं थे। अब आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। एक सेकंड। कार्नवालिस प्रणाली के अधीन जिले 20-30 वर्ग मील के थानों या पुलिस अधिकारियों में विभाजित किया गया था। तो ठीक है, किया गया होगा। कार्नवालिस वैसे ही पुलिस सुधार के लिए जाना जाता है, और उनमें से हर एक थाना को दरोगा के नाम से अभिहित एक सरकारी अधिकारी के अधीन होता था। ये तो सबको पता है। कार्नवालिस ने ही दरोगा पद को दिया था। दूसरा तो सही है ही, ये वाला गलत होगा। इसमें सही पूछा है तो ये तो अपन काट सकते हैं। अब क्या है, दरोगा प्रणाली मद्रास में 1812 से शुरू हुई, तो ये ऐसा नहीं है। दरोगा प्रणाली 1812 में नहीं शुरू हुई। अब वैसे भी देखते हैं इसका आंसर कैसे निकलेगा। और क्या, दरोगा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्देश या मनोनीत किया जाता था, तो ये भी सही है। इसमें केवल ये वाला गलत है, तीसरा वाला। क्यों गलत है इसको देखते हैं, क्योंकि इसने क्या लिखा, दरोगा प्रणाली 1812 में शुरू हुई थी, और अभी हमने ऊपर देखा है कि ये दरोगा प्रणाली कार्नवालिस ने लाया था। कार्नवालिस पुलिस सुधार किया था, ये सब हमको पता है। तो दरोगा प्रणाली 1812 में कैसे हो सकती है? ये भी इसे भी कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दरोगा प्रणाली। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कब था? 1786 के आसपास का समय का था वो गवर्नर जनरल। 1812 में कैसे हो सकता है? तो ये फिर गलत बात हो गई, और ये गलत हुआ, तो ये वाला आंसर आ गया 1, 2, 4, ये इसका आंसर है। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। दरोगा प्रणाली किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। और उसमें क्या था, 20-30 जिलों में वर्ग मील में एक पुलिस थाना बना था। ये सब कॉर्नवालिस ने पुलिस सुधार किया था। और जैसे भी जब भी पुलिस सुधार के बारे में कुछ अच्छी बातें कहे तो उसको कॉर्नवालिस से जोड़ना है, क्योंकि सबसे पहले पुलिस सुधार कॉर्नवालिस ने ही किया था। अब आगे देखते हैं 2021 में। 2021 में क्या, निर्गुण भक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? निर्गुण भक्ति का संबंध किससे है? इसमें सबको पता है, ईश्वर का निराकार स्वरूप की उपासना से। अवतारवाद तो है नहीं, वैष्णव की उपासना, ये तो वैष्णविज्म है। अवतारवाद भी नहीं है। शैव टू वो है अद्वैतवाद वाली। तो ईश्वर का निराकार रूप ही निर्गुण से है। जिसको कौन कौन प्रचारक थे, तो इसको भी याद रखना। कबीर इसी के मानक थे, नानक थे, गुरु नानक, कबीर, काफी लोग थे इसमें ईश्वर की निर्गुण भक्ति धारा के। जायसी भी थे, जायसी के बारे में किसी एग्जाम में पूछ चुका है। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण भक्ति धारा के थे। अब आइए देखते हैं, आईन अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? आईन अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? तो क्या था, देखते हैं। कुलीनता की सैनिकों से प्रभावित सामाजिक असमर्थता को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कैसे किया जा सकता है? क्योंकि अच्छी बुक है ना, अकबर से संबंधित है, और अकबर जनरली अच्छा काम करता था। सॉरी, प्रांतीय इकाइयों को क्रिंदी शासन में समाप्ति, प्रांतीय इकाइयों की क्रिंदी शासन से समाप्ति। तो अकबर ऐसा नहीं था, अकबर थोड़ा लिबरल था। तो अकबर के बारे में अगर थोड़ा एक्सट्रीम चीजें मिले तो उसको काट सकते हैं। शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता, तो अकबर के बारे में ये थोड़ा पॉजिटिव मिल गया है। अब देखते हैं, मुगल आधिपत्य को समाप्त कर ग्रामीण गणतंत्र के शासन प्रणाली की स्थापना। ऐसा थोड़ी था कि मुगल आधिपत्य को ही समाप्त कर देना है, ये तो हो ही नहीं सकता यार, तो इसको भी काट देना। आ जाता है ये शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता, और इसमें ये सारी चीजें देखना है। जैसे अकबर के बारे में थोड़ा सा पूछे तो अकबर जनरली लिबरल था, तो उससे संबंधित देख लीजिए कौन सा लिबरल स्टेटमेंट है। ये असमर्थता की बात कर रहा है सब, और वैसे ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं।
अगर ये दोनों को पढ़ेंगे तो एक सेकंड, इसमें भी एक चीज़ और बता देते हैं, एक सेकंड। ये मैं ये बता रहा था कि ये दोनों को पढ़ेंगे, सामाजिक असमर्थता और सामाजिक समरसता, ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। जब कोई दोनों चीज़ें स्टेटमेंट में, जब कोई दो चीज़ें अपोजिट चल रही हो ना, तो वही दोनों में से सही होने की संभावना रहती है। तो ये दोनों में से ही सही होने की संभावना है। अपोजिट चल रहे हैं मतलब 50% ये स्टेटमेंट ले रहा है इसका, 50% ये स्टेटमेंट ले रहा है, बाकी ये दोनों का अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस तरह भी देख सकते हैं, अगर दो चीज़ें अपोजिट चल रही है ना, तो उन्हीं में से एक होने की संभावना ज़्यादातर रहती है यूपीएससी में। अब क्या, स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सबको पता है, सी राजगोपालाचारी। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। अब ये गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा प्रारंभ प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से की? सबको पता है, साबरमती आश्रम। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी के समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? कौन नहीं थे? राजेंद्र प्रसाद समाजवादी थोड़ी थे, सबको पता है ये सारी चीजें। अब मैकाले के वर्ष 1835 में शिक्षा संबंधी कार्यवत में निम्नलिखित में से किसे अनुशंसा नहीं की गई थी? पहली बात, नहीं की गई थी, तो देखते हैं किसे नहीं की गई थी। अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण, ये तो किया गया था। उदार साहित्यिक प्रशिक्षण, ये भी किया गया था। उदार, क्योंकि उस समय ब्रिटिश में उपयोगितावाद चल रहा था ना, तो उदार उदार के बारे में बात कर रहे थे। और उपयोगितावाद दर्शन ही तो कह रहा था कि भारत में उतनी अच्छी शिक्षा नहीं है, ब्रिटिश को अपने से शिक्षा देना चाहिए। तो ये उदार साहित्यिक दर्शन की बात थी। तीसरा क्या कहता है? शिक्षा के उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य विषयों का प्रशिक्षण, ये भी था कि उच्च स्तरों में केवल पश्चिम शिक्षा। क्यों? ये हमको कैसे पता है? क्योंकि वो अंग्रेज ऐसा नहीं कहते थे कि दिखने में भारतीय हो लेकिन सोचने में अंग्रेजों जैसा हो। तो क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा देंगे तभी तो अंग्रेजी जैसे सोचेगा, तो ये भी सही है। अब आगे देखते हैं क्या है। शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों विषयों पर प्रशिक्षण। अब ये देखिए, यहाँ पे भी वही लॉजिक मिल गया। एक सेकंड दिखाते हैं। ये दोनों को आप छोड़ के, ये दोनों का भी छोड़ दीजिए, ओ सॉरी, ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को पढ़िए। दोनों अपोजिट टाइप का चल रहा है, दोनों एक, ये दोनों 50-50% वाले स्टेटमेंट है। ये दोनों नहीं हो सकते, ये हमको पता है। ये 50% इनका, ये पूरे स्टेटमेंट का 50% इसके पास है, 50% इसके पास। पढ़ने से बात समझ आएगा। शिक्षा के उच्च स्तरों पर केवल पाश्चात्य विषयों का प्रशिक्षण, केवल इसमें लिख दिया पाश्चात्य के लिए। इसमें क्या लिखा? शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का प्रशिक्षण। तो या फिर दोनों होगा या तो ये होगा, मतलब ये दिया जा सकता है या फिर ये दिया जाएगा। केवल पाश्चात्य दिया जाएगा या फिर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों दिया जाएगा। ये दोनों अकेले, मतलब ये दोनों सही नहीं हो सकते। इसको एक बार पढ़िए तो समझ आएगा। केवल पाश्चात्य दिया जा सकता है या फिर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों दिया जा सकता है, दोनों एक साथ नहीं दिया जा सकता ना। अगर केवल इसको मान लेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा अपने आप। और जब हमको पता ही केवल पाश्चात्य दिया जा रहा था, तो ये अपने आप गलत हो गया। तो इसका गलत आंसर क्या है? गलत पूछा है तो इसका आंसर डी है। ये याद इस तरह थोड़ा सा देख लेना कि कौन से विरोधाभास टाइप के जा रहे हैं। जब लिखा है केवल ये किया जा सकता है, फिर उसके लिखा केवल के साथ ये भी किया जा सकता है, तो कैसे हो सकता है ना? केवल के साथ तो केवल ही लगता है, उसके साथ और कुछ नहीं किया जा सकता। जब केवल पाश्चात्य दिया जाएगा तो फिर प्राच्य कहाँ से आ जाएगा? प्राच्य का मतलब है कि भारतीय शिक्षा जो पूरा पहले से चली आ रही है। अब आगे देखते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष थे? सबको पता है, जेपी कृपलानी जी। अब पीरपुर रिपोर्ट, ये क्वेश्चन मतलब थोड़ा डिफिकल्ट है, ये जनरली नहीं मिलता है हम लोगों को। किस में नहीं मिलता है? स्पेक्ट्रम वगैरह में जनरली नहीं मिलता, बेसिक देखे तो। और ये शायद लूसेंट में होगा, मुझे लूसेंट का उतना याद नहीं है, बट ये क्वेश्चन जनरली नहीं मिलता है। वैसे ये था मुस्लिम लीग की, इस तरह के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं एग्जाम में। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे? अतिवादी वही विचारधारा जो 1905 के समय में एक उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा थे ना, तो अतिवादी की विचारधारा का अस्तित्व नहीं करते थे। मतलब इसमें पूछा उदारवादी कौन थे? उदारवादी कौन थे? लाला लाजपत राय तो थे नहीं, हमको पता है। लाल बाल पाल तो थे नहीं, तो इसको तो इनको काट दीजिए। अश्विनी कुमार दत्त भी नहीं थे, अश्विनी कुमार दत्त इन्हीं के साथ थे, लाल बाल पाल के साथ। विष्णु शास्त्री चापुलकर भी नहीं थे कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र थे।
जो मतलब दादा भाई नौरोजी उनका गुट था ना, उनके साथ थे कृष्ण कुमार मित्र। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। अपरिवर्तनवादी जो परिवर्तन नहीं चाहते थे, कौन शामिल नहीं थे? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी अपरिवर्तनवादी नहीं थे ना, मोतीलाल नेहरू जी परिवर्तन चाहते थे। इनके साथ थे एक सी आर दास, सबको पता, ये दोनों मिलके फिर एक वो पार्टी बना लिए थे, क्या नाम था वो पार्टी का 1923 में, स्वराज। तो ये सब याद रखना है, छोटे छोटे फैक्ट। ये अपरिवर्तनकारी थे। और राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और अंसारी जी अपरिवर्तनवादी थे। और ये दोनों परिवर्तनवादी थे कि हमें परिवर्तन चाहिए, हमें राजनीति में जाके कांग्रेस वो ब्रिटिश अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, हमें राजनीति में सहयोग करना चाहिए। तब यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन फिर से होने वाला था। फिर गांधी जी ने आके बोला था कि नहीं, अभी विभाजन नहीं करना चाहिए, इन्हें राजनीति में जाने देना चाहिए। ये सारी हिस्ट्री सबको याद होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये तो सबको पता है यार, लॉर्ड बेबल थोड़ी थे। लॉर्ड बेबल तो वो थे, लॉर्ड ही थे उस समय, मतलब वायसराय थे। अब आगे देखते हैं गांधी एज महात्मा, ये बुक आ गई। गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? शाहिद अमीन है। इसको याद रखना है। ये वही बताया ना कि स्पेक्ट्रम में पीछे जहाँ बुक और पत्रिका वगैरह है वहाँ पे ही मिल जाएगा। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले व्यापक जन आंदोलन कौन सा किया था? सबको पता है कि चंपारण। कब किया था? 1917। अब वर्ष 1931 में के दौरान बिहार में गया जिले में प्रभावशाली किसान सम्मेलन आंदोलन के किसके नेतृत्व में हुआ था? सहजानंद के। ये सबको पता है ना, सहजानंद। फिर ऑल इंडिया अखिल भारतीय किसान आंदोलन भी किया था, तो यही अध्यक्ष थे, सहजानंद। 1936 अखिल भारतीय किसान आंदोलन जब बना था, तो उसके अध्यक्ष भी यही थे, सहजानंद। अब आगे देखते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रैयतवाड़ी में कौन सा कथन है सही है? अधिकांश भूमि साहूकार, व्यापारी और किसानों के हाथ में चली गई थी। सामान्यतः पट्टेदार की सेवाओं का उपयोग था। ये देख, अगला क्या है? भूमिहीन श्रमिकों को भूस्वामी बन गए थे। तो ऐसा थोड़ी था यार, भूमिहीन भूस्वामी थोड़ी बन गए थे, क्योंकि रैयतवाड़ी क्या था कि किसानों को खुद जाके रेंट वो अपनी लगान देना पड़ता था, किसी से मतलब कोई बिचौलिया नहीं होता था, बस यही था। तो इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ें यही दिख रही है कि भूमि साहूकार, व्यापारी और किसान के हाथों में चली गई थी। अधिकांश भूमि साहूकारों और व्यापारियों के हाथों से किसानों के हाथों में चली गई थी। समानता पट्टेदार की सेवा का उपयोग था, मतलब यहाँ से जो साहूकार और व्यापारी थे वो किसान के हाथ में चले गए, फिर किसान डायरेक्ट अंग्रेजों से डील करते थे। यही तो था रैयतवाड़ी। तो इसका यही सही है। बाकी पढ़ लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए थे, ऐसा नहीं था। अगर भूमिहीन भूस्वामी बन जाता तो कितनी अच्छी बात थी, भू सुधार तो उसी समय हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इससे पट्टेदार को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे पाने में की पद्धति में रोक लग गई थी। ऐसा कुछ नहीं था यार। जमींदारी पूरी तरह से विनिष्ट हो गई थी, ऐसा भी नहीं था। जमींदारी प्रथा पूरी तरह से थोड़ी विनिष्ट हो गई थी। रैयतवाड़ी तो हमको पता ही है कि 51% क्षेत्र नहीं था, 19% क्षेत्र में था स्थायी बंदोबस्त था, बाकी 30% क्षेत्र में वो था मालवाड़ी। ये तीनों था। तो पूरी तरह से कैसे समाप्त हो गई थी? पूरी तरह से थोड़ी समाप्त हुई थी। अब आगे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने बंबई में सर्विस लीग की स्थापना की थी? अब ऐसे क्वेश्चन कैसे सही होंगे? अगर बहुत ज़्यादा कोई पढ़ा है तो ठीक है, बाकी इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि माइनस मार्किंग भी है। और वैसे इसकी स्थापना, सर्विस लीग की स्थापना एन एम जोशी ने की थी 1911 में। इसको याद रखना है कि सर्विस लीग 1911 में बम्बई में एन.एम. जोशी ने की थी। अगर दोबारा रिपीट होता है तो हो जाएगा काम। अब आते हैं 2017 में। एक सेकंड। क्या है? 2017 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल परफॉर्मेंस इन इंडिया इन ब्रिटिश इंडिया, आ स्टडी इन प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक डॉक्टर अम्बेडकर थे। ये वही, अगर पीछे बुक्स वगैरह में देखेंगे स्पेक्ट्रम में तो मिल जाएगा।
वही बुक्स वगैरह बहुत पूछता है, बुक्स पत्रिका, जैसे अभी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन था, एक ये भी था पत्र बुक्स का क्वेश्चन, ये गांधी एज महात्मा, तो उसको बुक्स वगैरह याद रखना है थोड़ा। अब देखते हैं, ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया काल में असम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही था। सही पूछा, गलत नहीं पूछा है। तो यह पूर्वोत्तर सीमांत अधिकरण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी का हिस्सा था। तो ब्रिटिश इंडिया के समय ऐसा था या नहीं था, देखते हैं। 1865 में इसे प्रांत का दर्जा दे दिया गया था, ऐसा थोड़ी है यार, प्रांत का दर्जा उस समय थोड़ी दिया, ये तो हमको पता है कि आज़ादी के बाद मिला था, आज़ादी के बाद मिला था, तो ये तो गलत हो गया। 1874 में इसे बंगाल से अलग किया गया था और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया था, सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य प्रांत बना दिया गया था, ये सही है इसका। ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बाकी और क्या है, यह अहोम राजाओं द्वारा शासित एक देशी राज्य था, ऐसा नहीं था, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता असहयोग आंदोलन की नहीं है, नहीं है पूछा। तो आर्थिक बहिष्कार तीव्र व सफल था, तो ये हमको पता है कि यार कितना बहिष्कार हुआ था, आर्थिक रूप से कितना आर्थिक बहिष्कार हुआ था कि अंग्रेजों का ये यूज नहीं करना, स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाएंगे और कोर्ट नहीं जाएंगे, ये सब बहिष्कार हुआ था और लगभग सफल भी था। इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग ने भाग लिया था, तो ये गलत है। क्यों गलत है फिर बात करते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं। पहले अनियमित भौगोलिक विस्तार और क्षेत्रीय विविधता इसकी मुख्य विशेषता थी, सबको पता है ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन था, असहयोग आंदोलन अखिल भारतीय था, तो भौगोलिक विस्तार तो रहा ही होगा, तभी तो अखिल भारतीय था, ये सही है। असहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य गांधीवादी सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे मद्य विरोधी अभियान को भी कुछ सफलता मिली थी, सही बात है, महिलाएं जब शामिल हुई थी तो शराब की दुकानों में अनशन कर रही थी, ये सबको पता है गांधी जी के साथ, तो ये भी सही है। मद्य विरोधी जब नाम दे दिया तो ये सही हो जाता है, क्योंकि महिलाएं जब शामिल हुई थी असहयोग में तो ऐसा आंदोलन किया था। अब दूसरा क्यों गलत है, इस आंदोलन में बहुत बड़ी संख्या में मध्यम वर्ग शामिल था, मध्यम वर्ग शामिल नहीं था, मध्यम वर्ग क्यों नहीं शामिल था, क्योंकि जो मध्यम वर्ग था ना वो ब्रिटिश के अंदर ही काम करता था, जनरली मध्यम वर्ग कौन था, जो ब्रिटिश के अंदर नौकरी कर रहा है या फिर किसी तरह की सर्विस में, पुलिस में या फिर किसी भी चीज़ में, वही मध्यम वर्ग में था, तो वो मध्यम वर्ग में वो मध्यम वर्ग नहीं शामिल था, क्योंकि वो ब्रिटिश के अंदर नौकरी करता था और ब्रिटिश का ही सहयोग करता था, ये सब हम लोगों ने मूवी वगैरह में देखा और हिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो ये ऐसा नहीं था, तो ये वाला हो गया सही, बाकी सब हो गए गलत, क्योंकि पूछा गलत है। अब आगे देखते हैं क्या है, अंतरराष्ट्रीय मामलों के संदर्भ में लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा है, वही जो हमने बताया कि वो पढ़ लेना, पीछे दिया है सारे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में, तो देख लेना क्या है। उसने शांतिवादी नीति का पक्ष समर्थन था, ठीक है, रहा होगा। वह फारस की खाड़ी से सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, फारस की खाड़ी से सिस्तान तक पूछ रहा। वह चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र बनाना चाहता था, ये तो कभी नहीं हो सकता ना यार, चीन के विरुद्ध इंग्लैंड और रूस को मित्र, रूस से तो इनकी पटती नहीं थी ना उस समय, रूस से तो बहुत विरोध का मामला था, तो रूस को क्यों मित्र बनाना चाहेगा, और चीन से तो इसका व्यापार चलता, तो चीन के विरुद्ध क्यों जाना चाहेगा, चीन से ही तो चाय का व्यापार करते थे ना, तो ये तो गलत हो गया, और पूछा सही है, इसमें सही चुनना। अगला है, यूएस के लिए एक ध्वज लहराओ मिशन फ्लैग वेइंग मिशन का नेतृत्व करना चाहता था। अब ये किसको पता है यार, क्या चाहता था क्या नहीं चाहता था, जनरली ये भी गलत है। बस ये याद रखना है, ये नहीं, शांति के समझौता के पक्ष में नहीं थे, जितने भी ब्रिटिश लॉर्ड्स राय थे या वाइस राय थे, वो शांतिवादी के पक्ष में नहीं थे, अगर शांतिवादी के पक्ष में होते तो इतना ज़्यादा युद्ध क्यों होता, पहले ही भारत छोड़ के चले जाते, फालतू के इतने सारे आंदोलन क्यों करना पड़ता ना हमें, अगर इतना उनको शांति पसंद थी, तो ये भी गलत है, इसका ये सही है। वह फारस की खाड़ी व सिस्तान पर ब्रिटिश प्रभाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था, ये सही है इसका। अब आगे देखते हैं, 1930 के दशक में केरल में स्थापित कृषक संघों को क्या कहा जाता था। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि लो किस पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, कृषक संगम कहा जाता था। भारत स्त्री महामंडल जिसकी पहली बार 1910 में इलाहाबाद में बैठक हुई, की स्थापना किसने की थी,
तो इसका याद रखिएगा, किसने की थी? सरला देवी चौधरानी ने की थी। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा यहीं से कि 1910 में सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की पहली बार बैठक की थी। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। तो इसको यहीं से याद कर लेना, अगर दोबारा पूछता है तो बात बन जाएगी। अब आगे देखते हैं। अब खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा 1928 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन आरंभ किया गया था? पख्तून प्रकाशन था उनका। ये वही, जब पीछे पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें लगभग मिल जाएंगी स्पेक्ट्रम के पीछे। 1980 के दशक में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये तो सबको पता है, पंडित रमाबाई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? सबको पता है, अलेक्जेंडर कनिंघम। ये तो जब स्पेक्ट्रम के पहले चैप्टर, स्पेक्ट्रम बोल रहा हूँ, किसी भी बुक में पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में। ये एनिसेंट हिस्ट्री की जब कोई भी बुक पढ़ेंगे तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध समाज सुधारक बेगम रकैया की नहीं है? बेगम रकैया की नहीं पूछा है, तो कौन सी नहीं है? मदर इंडिया। बाकी तीनों बेगम रकैया की है। अर्धांगिनी, ग्रह, सुल्ताना ड्रीम, ये तीनों बेगम रकैया की है। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो इसमें इसको स्किप कर देना, इसको कोई ज़रूरत नहीं करने की, क्योंकि माइनस मार्किंग में ये माइनस दिला देते हैं। जब अगर 50-50 पहुंच जा रहे हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि अगर एक भी नहीं है, पूछ भी नहीं पता है, तो छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पता ही है ईपीएफओ में 0.83 की माइनस मार्किंग भी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता मुगल इतिवृत्तियों की नहीं है? नहीं पूछा है, पहले इसको याद रखना है, नहीं पूछा है। फिर देखते हैं कौन सी नहीं है। कौन सी नहीं है? इसमें घटनाओं का एक सतत कालानुक्रम अभिलेख प्रस्तुत किया गया था। तो सही बात है, अगर मुगल इतिवृत्तियां हैं तो कालानुक्रम विशेषता तो रही होगी, ये सही हो गया। ये मुगलों के बारे में तथ्यात्मक जानकारी का संग्रह थे, तो रहे होंगे, तभी तो मुगलों के बारे में हमें जानकारी बहुत सारी पता है। हो सकता है ये सही हो, बाकी देखते हैं। इनसे यह समझ पाते थे कि सामाजिक विचारधारा किस तरह से उत्पन्न और प्रसारित होती थी। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है किस तरह सामाजिक विचारधारा उत्पन्न होती थी, तो क्या पता इसी वजह से पता हो, तो चलो ये भी मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें इतिवृत्तियों के लेखकों का संक्षिप्त जानकारी दी गई है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा जानकारी होती तो हमें भी जो लेखक लिखे उनके बारे में कुछ कुछ पता होता और पढ़ना भी होता, लेकिन हमें ऐसा नहीं पढ़ना पड़ता ना पता। इसका मतलब ये नहीं रहा होगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये हमें पता है क्योंकि किसी ना किसी बुक में रहा होगा ना मुगलों का जिक्र, तभी तो हमें पता है, ऐसे थोड़ी पता है। एनिसेंट हिस्ट्री, हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, और हड़प्पा से पुराना इतिहास, पाषाण युग का बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि उनके बारे में कुछ मिला ही नहीं है साक्ष्य, तभी तो नहीं पता है। और मुगल के बारे में बहुत कुछ पता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लिखा होगा, मिला होगा इतिहास में। कहाँ मिला होगा? वो यहीं पे मिला होगा, किसी इतिवृत्तियों में मिला होगा। तो इसको इस नज़र से भी कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ याद रहना मुश्किल है ना। अब आगे देखते हैं। इनमें से किन्हें ऐसा पहला भारतीय माना जाता है जिन्हें एक पत्रकार के रूप में अपना कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा? किसे जेल जाना पड़ा भाई पत्रकार के रूप में? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। इसमें थे लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक थे जिन्हें पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए जेल जाना पड़ा। बाकी इस तरह क्वेश्चन स्किप कर देना है, नहीं आ रहे हैं तो। 19वीं सदी में भारत में आर्थिक विकास की कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? आर्थिक विकास में कमी के लिए आइए देखते हैं। आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप की नीति से वचनबद्ध थी, किंतु वास्तव में विविधात्मक हस्तक्षेप की नीति करती थी। ये तो सही है ना, कि पहले ये कहते थे कि नहीं हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में हस्तक्षेप करते ही थे। तो ये तो सही है, ये तो हमको पता ही है। अगर हस्तक्षेप नहीं करते तो ब्रिटिश मतलब भारत का कच्चा माल इतना निर्यात क्यों होता, हमारा कच्चा माल यहीं क्यों नहीं प्रोड्यूस होता। तो ये तो था ही। यूरोपीय उद्यमों के संबंध में बैंकों और एजेंसी घरों के साथ थे, जबकि भारतीय स्वजन परिवार व जाति के लोग पर निर्भर रहना पड़ता था। ये भी सही है कि जो उद्यम एजेंसी थे, जो पैसा लोन लेने के लिए पहले क्या होता था, यूरोप में बैंक वगैरह थे, लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं था ना, परिवार जाति के लोगों द्वारा निर्धारित करना था। तो ये भी सही है। ये आप नॉर्मल सोचेंगे तो पता चल जाएगा।
ज़्यादा वैसा नहीं है, ये कहीं बुक वुक में नहीं मिलेगा। आप नॉर्मल सोचिए कि क्या बोला है कि यूरोप में उद्यमी जो थे उनको बैंक से या एजेंसियों से पैसा मिलता था। भारत में उद्यमियों के पास बैंक थोड़ी थी उस समय, बैंक से कहाँ मिलता था? जो भी बैंक थे ब्रिटिश के अंदर करते थे, तो वो तो भारतीय लोगों को लोन देने से रहे, स्वाभाविक सी बात है। तो भारत को पैसा कैसे मिलता था लोन लगाने के लिए? परिवार से मिलता था, जाति के लोगों से मिलता था। तो ये सही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, जब बागानों के अंतरण में व्यक्तिगत पूंजी के स्वामित्व में किया गया तब देशी निवेशकों की जानबूझकर उपेक्षा की जाती थी। तो ये तो सही बात है, जब भी कुछ करते थे तो ब्रिटिश देशी जो देश के लोग निवेशक होते थे उनको उनकी उपेक्षा कर देते थे। ये भी सही है एक, तभी तो हमारा उद्योग नहीं पनप पाया, आर्थिक विकास नहीं हो पाया। इसका आंसर 1 2 3 तीनों सही है। अब आगे देखते हैं, किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक है लुकिंग बैक 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालय की स्थापना में उनके अनुभवों के बारे में बताती है। 1890 में पूना में महिलाओं के बारे में बताती है। तो ये थे केशव कार्वे, धोडो केशव कार्वे। अब 2016 का पेपर देखते हैं। 2016 में क्या है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं 2016 का, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सर्वप्रथम स्थापित हुआ था? तो ये तो बहुत सिंपल है, ये बिना पढ़े भी किया जा सकता है। सूती वस्त्र उद्योग हम सबको पता है यार, 1800 कुछ में स्थापित कर दिया गया था। तो सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग ही स्थापित किया गया था। तो जिसमें सूती वस्त्र उद्योग नहीं है उसको काट देते हैं। और रही बात क्या है, रसायन उद्योग। रसायन उद्योग तो आज़ादी के बाद से स्थापित हुए हैं, आज़ादी के भी बहुत बाद। रसायन उद्योग में तो हमारा अभी भी केमिकल इंडस्ट्री जो है वो लगभग कम ही है, अभी भी कम है, और आज़ादी के काफ़ी ज़्यादा बाद हुए थे। तो सर्वप्रथम स्थापित होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो कौन सा होगा? सूती वस्त्र उद्योग और पटसन उद्योग। और दूसरा तरीका ये भी था इसको करने का, क्या है कि हमको एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे हमें रसायन उद्योग के बारे में पता है तो ये रसायन उद्योग को हम पहले काट दिए। और दूसरी चीज़ क्या पता, लोहा इस्पात उद्योग और पटसन उद्योग, ये आया ऑप्शन में, पटसन उद्योग आया ऑप्शन में, सूती वस्त्र उद्योग, ये 3 चीज़ अपने पास हैं ऑप्शन में। तो हमें ये भी पता है कि सूती वस्त्र उद्योग हुआ था। और जो ये था लोहा इस्पात, लगभग 1917 के आसपास का मामला था, जब 1917 में, फिर 1919 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ तभी तो। और 1919 में यदि प्रथम विश्व युद्ध नहीं होता तो हमारा लोहा इस्पात उद्योग ठप हो जाना था। बस प्रथम विश्व युद्ध ने ही हमारा लोहा इस्पात उद्योग को बनाए रखा है। इसलिए ये भी चीज़ें लगभग पता होती हैं, तो इस तरह भी कर सकते थे। इसको रसायन उद्योग को देख के काट देना था। अब ये है क्या है, एक सेकेंड सॉरी, निम्नलिखित घटनाओं में कालानुक्रम क्या था? तो कालानुक्रम पूछा है, पानीपत का प्रथम युद्ध, ये तो लगभग सबको पता होता है ना, 1526। वियतनाम युद्ध तो सबको पता है, 1900 जब भारत आज़ाद हो गया उसके काफ़ी बाद हुआ था। वियतनाम में किसका रूस और मतलब कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट के बीच लड़ाई वियतनाम में हुई थी, जिसमें अमेरिका को अपनी लगभग हारना पड़ा था। 1955 से 1975 तक चला था, 20-25 साल तक। फ्रांसीसी क्रांति सबको पता है, 1789। क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध अभी हुआ था 1990-91 में, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं, वो अरब स्ट्रीम कहते हैं, अरब स्प्रिंग। प्रथम विश्व युद्ध किसको नहीं पता, 1914 से 1919। अब इसको क्रम देख लेते हैं तो पहला तो यही आएगा, पहले तो एक ही होगा तो ये दोनों कट गए। दूसरे में ये आएगा 1789, मतलब 3 नंबर का सही दूसरे में आएगा, दूसरे में 3 ये आ गया, ये वाला सही है। और इसमें भी वैसे 1 2 पता होते तो काम बन जाता, जैसे ये पहला वाला पता होता तो ये दोनों डायरेक्ट कट जाते, फिर 5 और 3 में देखना होता। और ये प्रथम विश्व युद्ध तो सबको पता है यार कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही हुआ है प्रथम विश्व युद्ध। एग्जैक्ट ये डेट नहीं भी पता तो भी अनुमान से लगाया जा सकता था। अब क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1931 में गांधी इरविन समझौते के प्रमुख पहलू थे? गांधी इरविन समझौता देखते हैं, क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना, ये तो सबको पता है, जिससे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस अपना भाग ले सके इसलिए था। तत्पश्चात होने वाले शिमला सम्मेलन में भाग लेना, तत्पश्चात शिमला सम्मेलन होने वाला था कि गोलमेज सम्मेलन होने वाला था? ये तो गलत है ना, यहाँ पे तो गोलमेज होना चाहिए, तो ये दूसरा गलत है, दूसरा काट देते हैं, ये 2 कट गए।
तीसरा क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अवधि के करों का भुगतान करना। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति, राजनीतिक बंदियों की मुक्ति था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि में के करों के भुगतान के लिए गांधी इरविन समझौता थोड़ी हुआ था। कर से संबंधित तो था ही नहीं ना गांधी इरविन समझौता, ये भी गलत। राजनीतिक बंदियों की मुक्ति के लिए था ही, जिसमें सिर्फ दो मामले थे, दीवानी और फौजदारी। तो दीवानी मामलों को रिहा कर दिया गया था, फौजदारी मामलों को रिहा नहीं किया गया था, जिसमें भगत सिंह भी थे। फिर तभी तो भगत सिंह को 1933 में फांसी दे दी गई थी। तो ये 4 सही है, 1 सही है, इसका ऑप्शन सी सही हो गया। अब आगे देखते हैं, विद्वता की एक शाखा जो यूरोप में मुख्य विशेषता 15वीं से 18वीं शताब्दी तक फली फूली और जो ऐतिहासिक और अजैविक पुरावशेषों, स्मारकों और प्राचीन मूल ग्रंथों का दोष गुण विवेचन, इतिहास लेखन का और वर्गीकरण को समर्पित करता है। किसे निर्दिष्ट करता है? तो यार इतिहास का विवरण कौन करता है? इतिहास थोड़ी करता है, स्थापत्य कला थोड़ी करता है, पूरा आर्कियोलॉजी ही करता है ना, ये तो पता ही है। अब ये देखते हैं, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी के सरकार के विरुद्ध अहिंसक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? किस अधिवेशन में किया था? तो इलाहाबाद में था वो, इलाहाबाद अधिवेशन में। अब देखते हैं आगे क्या है। निम्नलिखित में से कौन से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात चल रही, BCE, बिफोर कॉमन एरा, के गणों या संघों के विशिष्ट अभिलक्षणों को प्रतिबंधित करता है? तो प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे, सही बात है ना, प्राचीन भारतीय गण कम ही थे ना, अल्पतंत्र थे। प्राचीन भारतीय गण गैर राजतंत्री थे, ये भी सही है, राजतंत्र नहीं था, गैर राजतंत्री थे, जिसमें से 2 मुख्य थे, मतलब 6 वो थे ना, गण और वत्स और गण 2 थे जो गैर राजतंत्री थे, तो ये भी सही है। आगे क्या है, मगध, कोसल, वत्स, अवंती उस युग के सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। राज्य थोड़ी थे ये, और सर्वाधिक शक्तिशाली तो मगध था, कोसल अवंती नहीं थे, खासकर वत्स कोसल अवंती नहीं थे। तो ये वाला गलत हो जाता है, तो ये वाला 3 गलत होता है, तो आंसर आ जाता है 1 2 4। फिर भी चौथा पढ़ लेते हैं, बौद्ध मठ व्यवस्था की कार्य अवधि संघ की राजनीति पे प्रतिरूपित होती थी। तो ये तो होता ही था ना, कुछ भी चीज होगा बौद्ध मठ में तो राजनीति पे प्रभाव तो करेगा ही ना, कि उस समय अशोक का शासन था तो बौद्ध मठ अलग तरीके से चलता था, फिर उसके बाद जब कट्टर शासन आया तो बौद्ध मठ अलग तरीके से चल रहा था, तो ये तो बेसिक है, ये तो सही होगा ही, सॉरी। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाक्रमों का कालानुक्रम क्या होगा? कालक्रम देखना, इसको बेसिक ही, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं। भारतीय कपास का निर्यात में ह्रास होना, भारत के कपास उत्पादन तेजी होना, अमेरिका गृह युद्ध होना। इसको हमको ईयर वीयर नहीं देखना, पहले उत्पादन तेजी होगा, उत्पादन तेजी होने के बाद गृह युद्ध हो गया, गृह युद्ध के बाद निर्यात कम हो गया, क्योंकि यही तो हुआ था ना, अमेरिका गृह युद्ध हुआ तो अमेरिका से कपास ज़्यादा होने लगा, फिर भारत के कपास का ह्रास होने लगा। पहले यूरोप में भारत से कपास जाता था, फिर अमेरिका का गृह युद्ध, अमेरिका से कपास आने लगा तो भारत का कपास कम हो गया। बस ये बेसिक लगाना है, 2 3 1 होगा, 2 3 1 बी सही है इसका। बस इसको बेसिक समझना है, एक बार हिस्ट्री का बेसिक पता रहेगा तो काम हो जाएगा। 2012 का पेपर देखते हैं जो आखिरी है। क्या है पहला क्वेश्चन 2012 में, भारत से पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध मत के प्रसार को वर्णित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? दक्षिण एशिया में बौद्ध संघ का प्रसार करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सामाजिक गतिशीलता क्या होगा? सामाजिक गतिशीलता, सांस्कृतिक प्रसार, नरजाति केंद्रवाद, परस्पर निर्भरता, तो इसका तो सांस्कृतिक ही होगा ना, धर्म वैसे भी संस्कृति के अंतर्गत आता है। 16वीं सदी में मुगल और ऑटोमन दोनों साम्राज्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। इन दोनों के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिनमें यूरोपीय सेना रखी गई थी। इन दोनों के पास यूरोपीय सेना के बराबर नौसेना नहीं थी, खासकर मुगल के पास तो नहीं थी। हमें मुगल के बारे में पता है, उसी बेस में ऑटोमन का भी निकाल लेंगे। मुगल के पास नौसेना नहीं थी शक्तिशाली, ये गलत है। बारूद वाले हथियार बड़े पैमाने पर आधिकारिक तंत्र के
उपयोग से इन दोनों साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो ये पता है कि चलो बारूद वाले हथियार बाबर के समय से आने लगे थे, तो ये कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। दोनों साम्राज्यों में कलात्मक सांस्कृतिक प्रयासों का नगण्य मदद की। ऐसा नहीं है, मुगलों ने कलात्मक और सांस्कृतिक प्रसार किया, जिसमें बहुत सारी कलाएं थी, बहुत सारे किले बनवाए, और क्या कहते हैं, ध्रुपद वगैरह जैसी कलाओं का संरक्षण किया। ये मुगलों ने ही किया था ना, तो कला का नगण्य मदद नहीं किया, मदद किया है कला के लिए, ये गलत है। इन दोनों साम्राज्य में बहुसंख्यक लोग मुसलमान थे। ऐसा नहीं, भारत में अल्पसंख्यक थे मुसलमान, हम अल्पसंख्यक पहले से थे, अभी भी है, तो ऐसा नहीं है। इसका बी सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने विस्तृत सर्वेक्षण किया। ठीक है, किया ही था, हमको पता है, तभी तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी पता चली। हमने देखा 1921 में किसकी, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, हड़प्पा की खोज हुई, मोहनजोदड़ो की खोज हुई, विस्तृत सर्वेक्षण किया तभी तो खोज हुई है। यह स्थलाकृति मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, जीव जंतु, स्तर संगीत, इतिहास और फसल प्रतिरूप जानने का प्रयास किया था। चलो किया होगा इसी से, हो सकता है इसी से किया, उस सर्वेक्षण से, तो इसका दोनों सही है। ज्येष्ठाधिकार का नियम शब्द का सही अर्थ क्या है? ज्येष्ठाधिकार नियम का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है वंशानुगत रूप से अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने वाला ज्येष्ठ पुत्र। ये तो समझ में आ ही रहा है ना। अब पसंदीदा पुत्र ज्येष्ठाधिकार कैसे हो सकता है? ज्येष्ठ पुत्र ही ज्येष्ठाधिकार होगा ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के कृषि के इतिहास के बारे में निम्नलिखित अनुसंधान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य स्रोत सबसे अधिक उपयोगी है? तो कौन सा सबसे अधिक उपयोगी है? मुगल दरबारों के दस्तावेज का इतिवृत्त। मुगल दरबारों के दस्तावेज का इतिवृत्त सबसे उपयोगी है। अब आते हैं गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम पूछा है, तो ये तो सबको याद रटा ही है यार। 1917, 1918, 1918, 1919। तो इसमें से क्या होगा? पहले 3 होगा, 3 आ गया, फिर उसके बाद 2 और 4 में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ये पता है कि चंपारण के बाद अहमदाबाद मील होता है, फिर मील के बाद खेड़ा होता है, तो पहले 4 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1, इसका ए होगा। तो ये हो गया कंप्लीट अपना हिस्ट्री का क्वेश्चन। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में, किसी और पीवाईक्यू के साथ। अब करेंगे अपन, पूरी कोशिश रहेगी कि लेबर लॉ का कर लेंगे, है ना, लेबर लॉ। तो अब लेबर लॉ के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और इसका पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू अगेन।